15 अगस्त 1947 जिस दिन भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था, उसी दिन बलूचिस्तान ने भी अपनी आजादी का झंडा फहराया था। लेकिन अफसोस, उनकी ये आजादी सिर्फ 227 दिनों की ही मेहमान साबित हुई। बलूचिस्तान पर गिद्ध की तरह नजरें गाड़े बैठे पाकिस्तान ने मिलिट्री प्रेशर के जरिए बलूचिस्तान के रूलर को इस हद तक मजबूर कर दिया कि उन्हें अपनी आजाद रियासत को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना पड़ा। इसके बदले में पाकिस्तान ने बलोचों को हर तरह की स्वतंत्रता देने का वादा किया था, लेकिन ये वादे जल्द ही खोखले साबित हुए। समय के साथ पाकिस्तान ने न सिर्फ यहाँ के लोगों से उनके अधिकार छीने, बल्कि उनकी संस्कृति, परंपरा और पहचान को मिटाने के लिए अत्याचार की सभी सीमाएं लांघ दी। हजारों बलोच लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने आजादी शब्द को अपनी जुबान पर लाया था। घर लूटे गए, बच्चों को माँ बाप के सामने मार दिया गया और महिलाओं के साथ ऐसी दरिंदगी की गई जिसने इंसानियत को भी शर्मिंदा कर दिया। दशकों से बलोच लोगों का इतना शोषण होता आया है कि नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर बलूचिस्तान आज पाकिस्तान का सबसे अंडर डेवलप्ड प्रोविंस बन चुका है। यहाँ की जमीन सोना तो उगलती है, लेकिन लोग भूखे पेट, टूटी उम्मीदों और गुलामी की जंजीरों में जीने को मजबूर है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ बलोचों के सीने में जल रही आजादी की चिंगारी अब ज्वाला का रूप ले चुकी है। पाकिस्तान के साथ सीधी टक्कर के लिए बलोचों ने अपनी खुद की आर्मी तैयार कर ली है और पाकिस्तान के सरकारी ठिकानों और नेचुरल रिसोर्सेज से भरे ट्रकों पर टारगेटेड अटैक्स कर उन्होंने दिखा दिया है कि अब वो चुप नहीं बैठेंगे। बलोच आंदोलन की ये लड़ाई आज की नहीं है, बल्कि 1948, 1958, 1962, 1973 और 2005 में भी बलोचों ने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की थी। लेकिन इस बार उनका ये विद्रोह इतना उग्र हो चुका है कि ये तब तक रुकता नजर नहीं आ रहा जब तक कि उन्हें पाकिस्तान से आजादी नहीं मिल जाती। हाल ही में बलोच एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा कर दी है और इंटरनेशनल सपोर्ट की अपील भी की है। तो आइए जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा बलूचिस्तान के राजा के साथ की गई उस ऐतिहासिक धोखेबाजी की पूरी कहानी। आखिर जिन्ना ने कैसे धोखे से एक आजाद रियासत को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया, इस नापाक साजिश में ब्रिटेन की क्या भूमिका थी और आज बलोच लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग क्यों कर रहे हैं। Balochistan is Pakistan's largest province. It makes up 44% of their land. It is rich in minerals like gold, copper and oil. In a meeting held in October 1947, it was then Jinnah who suspiciously asked Khan to merge Kalat with Pakistan. Khan rejected Jinnah's claim as being betrayed by him and sought support but had to yield. Balochistan people want independence from Pakistan. आज का पाकिस्तान नस्ल और भाषा के आधार पर 4 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बटा हुआ है। इन चारों में बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, जो अकेले ही पाकिस्तान की जमीन का 44% एरिया कवर करता है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ साइज तक सीमित नहीं है। बलूचिस्तान न केवल गैस, कोयला, सोना और तांबे जैसे नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है, बल्कि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी इसे बेहद अहम बनाती है। इसके वेस्ट में ईरान, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा, ईस्ट में पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस, साउथ ईस्ट में सिंध और साउथ में अरेबियन सी मौजूद है। बलूचिस्तान की इसी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस की वजह से यहाँ से सेंट्रल एशिया, इंडियन ओशन और मिडिल ईस्ट तक पहुँचना आसान होता है और यहीं से होकर एक सस्ता, तेज और सुरक्षित व्यापारिक रास्ता निकलता है। यही वजह है कि चीन भी अपने सीपैक कॉरिडोर को इसी रीजन से होकर बना रहा है। लेकिन आज जो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। बलूचिस्तान का इतिहास काफी पुराना है। अगर कुछ सैकड़ों साल पीछे ही जाए तो बलूचिस्तान आज के पाकिस्तान के साउथ वेस्टर्न हिस्से तक सीमित नहीं था। तब बलूचिस्तान एक बड़ा इलाका हुआ करता था, जिसमें आज के पाकिस्तान का बलूचिस्तान, ईरान का सिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस और अफगानिस्तान के निमरोज, हेलमंद और कंधार जैसे प्रोविंसेस शामिल थे। उस वक्त ना तो कोई ठोस बॉर्डर तय थे और न ही इस रीजन को बलूचिस्तान कहा जाता था। 12th सेंचुरी के आसपास इन इलाकों में बलोच समुदाय की लगभग 44 ट्राइब्स रहा करती थीं। हर ट्राइब का अपना एक लीडर होता था और सभी ट्राइब्स अपने अपने ढंग से चलती थी। आपस में यूनिटी की कमी थी, जिस वजह से ये बार बार पर्शियंस, गजनवीद्स और अन्य रीजनल पावर से हमलों का शिकार बनती रही। इसी दौर में एक नाम मीर जलाल खान उभर कर सामने आया। मीर जलाल खान उस वक्त की सभी बलोच ट्राइब्स में एक हाईली रिस्पेक्टेड व्यक्ति थे। उनकी लीडरशिप क्वालिटीज और स्ट्रेटेजिक सोच को सभी ट्राइब्स मानती थी। ऐसे में मीर जलाल खान ने सभी ट्राइबल लीडर्स से अपील की कि अलग अलग रहने के बजाय अगर सभी बलोच ट्राइब्स एकजुट होकर रहें तो बलोच लोग न केवल बाहरी खतरों से खुद को बचा
बचा सकते हैं बल्कि अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। उनकी ये बात सभी ट्राइब्स के लीडर्स को बहुत पसंद आई और पहली बार इन सभी 44 ट्राइब्स ने मिलकर एक कन्फेडरेसी का गठन किया। मीर जलाल खान को इस कन्फेडरेसी का पहला चीफ बनाया गया और इसे काउंसिल सिस्टम के तहत चलाया जाने लगा। इस कन्फेडरेसी ने बलोच पॉलिटिकल सिस्टम को शेप देने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई और इसी ने आगे चलकर बलोचिस्तान की नींव रखी। मीर जलाल खान की इसी लीडरशिप की वजह से उन्हें फाउंडिंग फादर ऑफ द बलोचिस्तान कहा जाता है। मीर जलाल खान के 4 बेटे थे, रिंद खान, लशर खान, होत खान और कोरा खान। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम बीबी जाटो था। आगे चलकर इन्हीं पांचों ने बलोचों की 5 बड़ी ट्राइब्स की स्थापना की जो रिंद, लशारी, कोराई, होत और जतोई के नाम से जानी गई। आने वाले समय में यही पांचों ट्राइब्स बलोचिस्तान की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का फाउंडेशन बनी। लेकिन ये यूनिटी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। 15वीं सदी आते आते रिंद और लशारी ट्राइब्स काफी ताकतवर हो चुकी थी। रिंद ट्राइब की कमान उस वक्त मीर चकर रिंद के हाथों में थी और उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर और लीडरशिप से बलोचिस्तान का प्रभाव पंजाब और सिंध के कई हिस्सों तक फैला दिया था। रिंद ट्राइब की बड़ी हुई ताकत से लशारी ट्राइब के लीडर्स इनसिक्योर फील करने लगे और धीरे धीरे यही तनाव दोनों ट्राइब्स के बीच एक बड़े युद्ध में बदल गया जो अगले 30 सालों तक चला। ये युद्ध बलोच इतिहास का सबसे भयानक युद्ध माना जाता है। इस वॉर के बाद 16th सेंचुरी में फर्स्ट बलोच कन्फेडरेसी पूरी तरह से बिखर गई और बलोचिस्तान 3 हिस्सों मकरान, डेरा जात और कलात कन्फेडरेसी में बंट गया। जब बलोचों के बीच सत्ता को लेकर आंतरिक संघर्ष जारी था, ठीक उसी समय भारत में मुगल और पर्शिया में सफेविड्स डायनेस्टी तेजी से शक्तिशाली हो रही थी। ऐसे में फर्स्ट बलोच कन्फेडरेसी के पतन के बाद एक्सटर्नल थ्रेट से बचने के लिए बलोचों के लिए फिर से किसी पॉलिटिकल सिस्टम के तहत एकजुट होना जरूरी हो गया था। उस समय बलोचों में सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और स्टेबल सिस्टम कलात कॉन्फेडरेसी में था। वहाँ अहमदजाई बलोच डायनेस्टी के शासक मीर अहमद खान का शासन था। इसीलिए सभी बलोच ट्राइब्स ने मिलकर कलात कॉन्फेडरेसी के अंडर एक सेंट्रल अथॉरिटी का गठन किया जिसे खानेत ऑफ कलात कहा गया। मीर अहमद खान इस नए संगठन के पहले खान ऑफ कलात बने, जिनकी लीडरशिप में बलोचिस्तान फिर से एक राजनीतिक इकाई की तरह उभरने लगा। खानेत ऑफ कलात की सबसे बड़ी ताकत तब बनी जब मीर अहमद खान के पोते मीर नासिर खान 1 पावर में आए। उनके शासन काल में खानेत टेरिटोरियल एक्सपेंशन और मिलिट्री स्ट्रेंथ के मामले में अपने पीक पर था। उन्होंने खानेत का इन्फ्लुएंस कंधार, मकरान, सिस्तान और खारन तक फैला दिया था। आगे के सालों में उन्होंने और खानेत ऑफ कलात के बाकी शासकों ने न सिर्फ अफगान, मुगल और ईरानियन रूलर्स का जमकर मुकाबला किया बल्कि ब्रिटिशर्स के इन्वेजन से पहले तक बलोचिस्तान को इंडिपेंडेंट बनाए रखा। 19th सेंचुरी की शुरुआत में रशियन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के बीच सेंट्रल और साउथ एशिया में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की एक जबरदस्त दौड़ शुरू हो चुकी थी, जिसे इतिहास में द ग्रेट गेम कहा जाता है। रशियन एम्पायर के सेंट्रल एशिया में तेजी से बढ़ते कंट्रोल को देखकर ब्रिटिश एम्पायर को अपनी सबसे बड़ी कॉलोनी इंडिया को रशियन एम्पायर के हाथों खोने का डर सताने लगा था। इसलिए ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट बनाने के प्रयास शुरू कर दिए ताकि ब्रिटिश इंडिया और रशियन एम्पायर के बीच एक सेफ्टी जोन तैयार किया जा सके। लेकिन इस योजना में सबसे बड़ी रुकावट अफगानिस्तान में रशियन बैक्ड गवर्नमेंट थी। ब्रिटिशर्स को डर था कि अगर अफगान रूलर मजबूत हुआ तो रशियन एम्पायर उसे यूज करके इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है। इसलिए ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान में एक पपेट गवर्नमेंट बैठाने का प्लान बनाया। भारत से अफगानिस्तान जाने के लिए खैबर पास सबसे सीधा रास्ता था, लेकिन उस समय उस पर सिख एम्पायर के महाराजा रणजीत सिंह का कंट्रोल था। जब ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी को वहां से गुजारने की परमिशन मांगी तो महाराजा रणजीत सिंह ने साफ मना कर दिया। ऐसे में ब्रिटिशर्स के पास अपनी सेना को अफगानिस्तान तक पहुंचाने के लिए बलोचिस्तान में मौजूद बोलन पास दूसरा रास्ता था। उस समय बोलन पास पर खान ऑफ कलात मेहराब खान का कंट्रोल था, इसलिए 1838 में अंग्रेजों ने मेहराब खान के साथ एक एग्रीमेंट किया जिसमें ब्रिटिश आर्मी को बोलन पास से सेफ पैसेज देने की बात तय हुई। लेकिन इस एग्रीमेंट से खानेत ऑफ कलात के कई अधिकारी और बलोच ट्राइब्स खुश नहीं थे। इसका नतीजा ये हुआ कि जब फर्स्ट अफगान वॉर के दौरान ब्रिटिश ट्रूप इस रास्ते से गुजरे तो कुछ बलोच ट्राइब्स ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें कई ब्रिटिश ऑफिसर्स मारे गए। ऐसे हमलों के बाद ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि ये हमले मेहराब खान के कहने पर हो रहे हैं। इसलिए अफगानिस्तान में जब ब्रिटिशर्स की आर्मी अपने पपेट शाह शुजा को गद्दी पर बैठाकर वापस लौटी तो उसने 1839 में कलात पर हमला कर दिया।
मेहराब खान ने अंग्रेजों का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन इस क्लैश में वो मारे गए, जिसके चलते 13 नवंबर 1839 को ब्रिटिशर्स ने यहाँ अपने एक वफादार आदमी शाह नवाज को नया खान ऑफ कलात बना दिया। इस तरह से बलोचिस्तान में ब्रिटिश इंटरफेरेंस की असली कहानी शुरू हुई, जिसने आने वाले समय में बलोचों की जिंदगी के साथ होने वाले खिलवाड़ की नींव रखना शुरू कर दी थी। आगे ब्रिटिशर्स ने मिलिट्री पावर के डर और पैसे के लालच के जरिए खानियत ऑफ कलात पर अपने फुल कंट्रोल के लिए खान ऑफ कलात से कई एग्रीमेंट्स पर साइन करवाए। 1854 में ट्रीटी ऑफ खानगढ़ और अन्य ट्रीटीज के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉयल्टी और कलात के रास्ते अफगानिस्तान तक मिलिट्री एक्सेस देने के बदले में खान ऑफ कलात को 50,000 रुपए की ईयरली सब्सिडी देना शुरू किया। 1876 में ब्रिटिशर्स ने कलात में अपने प्रभाव को और मजबूत करने के लिए खान ऑफ कलात के साथ ट्रीटी ऑफ कलात साइन की, जिसके तहत कलात और उससे जुड़ी लास बेला, मकरान और खारन जैसी सब्सिडरी स्टेट्स को ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बना दिया गया, जिन पर खान ऑफ कलात इनडायरेक्टली रूल करते थे। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स ने कलात को सिक्किम और भूटान की तरह कैटेगरी बी में रखते हुए इंटरनल ऑटोनॉमी ग्रांट की और खान ऑफ कलात को हर साल दी जाने वाली सब्सिडी को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया। इस ट्रीटी के बाद कलात स्टेट के एक्सटर्नल अफेयर्स पूरी तरह ब्रिटिश कंट्रोल में आ गए और ब्रिटिशर्स को कलात के अंदर ट्रूप्स रखने का अधिकार मिल गया। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने बलोचों के कुछ नदर्न हिस्से को सीधे तौर पर अपने कब्जे में ले लिया, जिसे ब्रिटिश बलूचिस्तान के नाम से जाना गया। ब्रिटिशर्स ने न सिर्फ बलोचों की जमीन को तोड़ा, बल्कि उनके आसपास के देशों पर्शिया और अफगानिस्तान से बाउंड्रीज ड्रॉ करते हुए दोनों ही देशों के शासकों को खुश करने के लिए बलोचिस्तान के कुछ हिस्से दे दिए गए, ताकि वो यहाँ रशियन इन्फ्लुएंस को रोकने में ब्रिटिशर्स की मदद करे। एक और जहाँ 1871 में गोल्डस्मिथ लाइन खींचकर बलोचिस्तान का 1/4 हिस्सा पर्शिया को दे दिया गया, तो वही बलोचिस्तान का कुछ हिस्सा अफगानिस्तान के हिस्से चला गया। इस तरह ब्रिटिश एम्पायर ने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए न सिर्फ बलोचिस्तान की ज्योग्राफी को टुकड़ों में बांटा, बल्कि वहां की पॉलिटिकल यूनिटी को भी बर्बाद कर दिया। ब्रिटेन ने यहां भारत की आजादी तक अपना प्रेजेंस बनाए रखा। साल 1946 में ब्रिटेन ने जब भारत को आजाद करके उसे सत्ता सौंपने और प्रिंसली स्टेट्स के भविष्य को लेकर कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, तो अहमद यार खान, जो उस समय खान ऑफ कलात थे, उन्होंने साफ कर दिया कि वो कलात की सोवेरेनिटी को बनाए रखना चाहते हैं। चूंकि ये इलाका ब्रिटिश रूल से सिर्फ ट्रीटी के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए अहमद यार खान का ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट था कि कलात को इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स की तरह ट्रीट ना किया जाए और उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह रखा जाए। उनके स्टांस को मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरी तरह सपोर्ट किया। जिन्ना ने अपनी बातों से अहमद यार खान का इस कदर भरोसा जीत लिया कि जब अपने हक की बात रखने की बारी आई, तो अहमद यार खान ने अपने केस को ब्रिटिशर्स के सामने रखने के लिए अपने किसी ऑफिशियल को नहीं, बल्कि जिन्ना को अपना लीगल एडवाइजर और रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेज दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये फैसला उनके लिए कितना भारी पड़ने वाला है। ब्रिटिशर्स उस समय यहाँ के चारों प्रिंसली स्टेट्स कलात, खारन, लास बेला और मकरान को बाकी प्रिंसली स्टेट्स की तरह इंडिया और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने या फिर इंडिपेंडेंट रहने का ऑप्शन देना चाहते थे। लेकिन जिन्ना ब्रिटिश ऑफिशियल से अहमद यार खान के केस की पैरवी करते रहे और उन्होंने कलात और ब्रिटेन के बीच हुई ट्रीटीज का हवाला देते हुए एक मेमोरेंडम तैयार किया। जिन्ना का तर्क था कि कलात ब्रिटेन के सब्सिडरी अलायंस के तहत एक सेल्फ गवर्निंग स्टेट रहा है, इसलिए कलात को एक अलग देश बनाना चाहिए। हालांकि कैबिनेट मिशन में इस मुद्दे पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो सका, लेकिन इसको लेकर 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग होती है, जिसमें ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन, खान ऑफ कलात, जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू शामिल होते हैं। इस मीटिंग में जिन्ना फिर से कलात की सोवरेन स्टेटस को एंडोर्स करते हैं और बाकी तीनों प्रिंसली स्टेट्स खरान, लास बेला और मकरान को कलात में ही मर्ज करके कंप्लीट बलोचिस्तान को इंडिपेंडेंट बनाने की वकालत करते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि सभी कलात की इंडिपेंडेंस पर सहमत हो गए और 11 अगस्त 1947 को कलात और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बीच स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने कलात की सोवरेनिटी को हमेशा रिस्पेक्ट करने का वादा किया। जिन्ना ने ये जो कलात को लेकर अच्छा बनने का नाटक किया था, उसके पीछे उनकी असली मंशा ये थी कि फ्यूचर में इंडिया कलात पर कोई क्लेम ना कर सके और वो इसे इवेंचुअली इंडिया के हस्तक्षेप के बिना पाकिस्तान में मर्ज करवा सके। लेकिन अहमद यार खान जिन्ना की इस दोहरी रणनीति को समझ नहीं सके और उनकी चाल में फंसकर जल्दी ही इसकी एक बड़ी कीमत चुकाने वाले थे। जिस दिन भारत ने अपनी आजादी की घोषणा की, उसी दिन अहमद यार खान ने कलात को इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर करते हुए अपना झंडा फहरा दिया। खान ऑफ कलात अपनी आजादी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन उन्हें कहां पता था कि उनकी ये आजादी सिर्फ कुछ महीनों की मेहमान है।
इसके बाद ब्रिटेन ने कलात के मुद्दे पर पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ब्रिटेन को डर था कि कहीं वीक कलात में यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस ना हावी हो जाए। अगर ऐसा होता तो ईरान में ब्रिटिशर्स के पॉलिटिकल एंड ऑयल इंटरेस्ट खतरे में आ सकते थे। इसी वजह से 12 सितंबर 1947 को ब्रिटेन ने एक मेमोरेंडम इशू किया जिसमें कहा गया कि कलात एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने के लिए केपेबल नहीं है। इससे जिन्ना के मंसूबों को पंख लग गए और उन्होंने मौका देखते ही अक्टूबर 1947 में खान ऑफ कलात से बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मर्ज करने की रिक्वेस्ट की। लेकिन खान ने जिन्ना की इस गुजारिश को यह कहकर ठुकरा दिया कि बलूचिस्तान कई ट्राइब्स की जमीन है और वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले ट्राइबल लीडर्स से कंसल्ट करना चाहेंगे। जिन्ना के प्रपोजल पर खान ऑफ कलात ने लेजिस्लेचर्स मीटिंग बुलाई जिसमें वहां की पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने न केवल पाकिस्तान में कलात के मर्जर के प्रपोजल का विरोध किया बल्कि उन्होंने इसे पुराने एग्रीमेंट का अपमान भी बताया। लेकिन जिन्ना इससे पहले ही एक चाल चल चुके थे। वो कलात के 3 एसोसिएटेड प्रिंसली स्टेट्स खारन, लास बेला और मकरान के सरदारों को पहले ही बड़ी चालाकी से पाकिस्तान में मिलने के लिए मना चुके थे। अब अहमद यार खान पर चारों तरफ से प्रेशर बढ़ने लगा था। उन्हें ये खतरा सताने लगा कि पाकिस्तान जल्द ही मिलिट्री एक्शन ले सकता है। ऐसे में उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल परवेज को आर्म्स एंड एम्यूनिशन की व्यवस्था करने का आदेश दिया। लेकिन दिसंबर 1947 में जब उन्होंने लंदन जाकर कॉमनवेल्थ रिलेशंस ऑफिस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ सप्लाई से आर्म्स की डिमांड की तो अंग्रेजों ने साफ मना कर दिया कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना कलात को कोई मिलिट्री सपोर्ट नहीं दिया जा सकता। ब्रिटेन के इस कदम से जिन्ना को और बढ़ावा मिला और 18 मार्च 1948 को उन्होंने आधिकारिक रूप से खारन, लास बेला और मकरान को कलात से अलग कर पाकिस्तान में मर्ज करवा लिया। अब अहमद यार खान के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने थक हार कर इंडियन अथॉरिटीज और अफगान किंग से मदद मांगी लेकिन उन्हें कोई हेल्प नहीं मिल सकी। पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाते हुए 26 मार्च 1948 को अपनी आर्मी को कोस्टल एरियाज पसनी, जिवानी और तुर्बत की तरफ मार्च करने का आदेश दे दिया। इसके बाद अगले ही दिन 27 मार्च 1948 को अहमद यार खान से फोर्सफुली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करवा लिए गए और कलात ऑफिशियली पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। इस तरह मोहम्मद अली जिन्ना ने साम दाम दंड भेद हर तरीका अपनाकर पूरे बलूचिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया। मोहम्मद अली जिन्ना के धोखे और दबाव से बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन तो गया था लेकिन बलोच लोग इस जबरन हुए मर्जर से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनकी सदियों पुरानी ऑटोनॉमी छिन गई थी, कल्चर और ट्रेडिशंस पर खतरा मंडरा रहा था और पाकिस्तान के अंदर रहकर उन्हें अपनी आइडेंटिटी मिटती नजर आ रही थी। इसको लेकर सबसे बड़ा विरोध खुद खान ऑफ कलात अहमद यार खान के छोटे भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने शुरू किया। वो पाकिस्तान के खिलाफ आर्म रेजिस्टेंस छेड़ने की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस मलिक सईद देहवार और कादिर बख्श निजामानी के जरिए अफगान और दूसरी गवर्नमेंट से भी मदद मांगी लेकिन कोई खास सपोर्ट नहीं मिला। इसके बावजूद प्रिंस अब्दुल करीम रुके नहीं। उन्होंने कलात स्टेट आर्मी, कलात स्टेट नेशनल पार्टी, बलोच लीग और बलोच नेशनल वर्कर्स पार्टी के लोगों को बलोचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करके 500 लड़ाकों की एक छोटी सेना तैयार की और पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ आर्म्ड रेबेलियन का ऐलान कर दिया। ये टुकड़ी अफगानिस्तान के सरलत के एक सीक्रेट मिलिट्री कैंप से ऑपरेट कर रही थी। ये लोग संख्या में भले ही कम थे लेकिन इन्हें बलूचिस्तान की ज्योग्राफी की अच्छी खासी समझ थी जिस वजह से पहाड़ी इलाकों में ये लोग बड़ी से बड़ी पाकिस्तानी टुकड़ियों को भी घात लगाकर एक बड़ा नुकसान पहुंचा देते थे। इस आर्म्ड स्ट्रगल में प्रिंस अब्दुल करीम को अफगानिस्तान के कुछ नागरिकों और जरकजाई क्लैन के पावरफुल ट्राइबल लीडर मीर गोहर खान जहरी का भी साथ मिला। इस हौसले से लबरेज होकर उन्होंने बलूचिस्तान के झालावान रीजन पर हमला बोला। इस तरह प्रिंस करीम 1 साल तक बहादुरी से लड़े और पाकिस्तानी सरकार की नाक में दम करके रख दिया। आखिरकार थक हार कर पाकिस्तानी नेताओं ने प्रिंस अब्दुल करीम को एक संदेश भेजा जिसमें उन्हें बातचीत के लिए इनवाइट किया गया। कुरान की कसम खाकर उनसे वादा किया गया कि अगर वो बातचीत के लिए आएंगे तो उनकी मांगों को ध्यान में रखा जाएगा और उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा। प्रिंस अब्दुल करीम ने भी इस्लाम और कुरान की इज्जत करते हुए भरोसा किया और वार्ता के लिए कलात लौट आए। लेकिन जैसे ही प्रिंस लौटे पाकिस्तान ने कुरान की कसम को तोड़ते हुए उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और इस विद्रोह को बेरहमी और बेईमानी से कुचल डाला। इस क्रैकडाउन के बाद कई सालों तक बलूचिस्तान में कोई बड़ा विद्रोह नहीं हुआ लेकिन 1955 में एक बार फिर हालात बदलने लगे। उस समय पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान इन 2 हिस्सों में बटा हुआ था। वेस्ट पाकिस्तान में 4 प्रांत सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी NWFP,
पंजाब और बलोचिस्तान प्रोविंस थे। इन्हें यूनिफाई करने के नाम पर पाकिस्तान गवर्नमेंट 1 यूनिट स्कीम लेकर आई, जिसके तहत वेस्ट पाकिस्तान के चारों प्रांतों को मर्ज करके ईस्ट पाकिस्तान की तरह एक सिंगल प्रोविंस बना दिया गया। लेकिन बलोचिस्तान के लोग इस स्कीम के खिलाफ थे, क्योंकि 1 यूनिट स्कीम लागू होने का मतलब था कि बलोचिस्तान अपनी आइडेंटिटी, पॉलिटिकल पावर और कल्चरल यूनिकनेस पूरी तरह खो देता। और चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पर पंजाब प्रोविंस के नेताओं का दबदबा था, इसलिए बलोचों को डर था कि ये स्कीम उन्हें पॉलिटिकली इररिलेवेंट करने की चाल है। लेकिन बलोचों के विरोध के बावजूद इस योजना को लागू कर दिया गया था और इस तरह बलोचिस्तान अब बस एक नाम बनकर रह गया था। उसका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं बचा था और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी खत्म हो गया था। इस अन्याय के खिलाफ पूरे बलोचिस्तान में गुस्से की लहर दौड़ गई। बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। 1958 आते आते कलात के पूर्व शासक अहमद यार खान, जिनसे जिन्ना ने धोखा करके पाकिस्तान में विलय के जबरदस्ती साइन करवा लिए थे, उन्होंने भी इस बार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। जवाब में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनकी सारी पावर्स और प्रिविलेजेस छीन लिए और उन्हें अरेस्ट कर लिया। इससे बलोच समुदाय और ज्यादा आक्रोशित हो गया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि वहां मार्शल लॉ लगा दिया गया और लोगों से बेसिक राइट्स तक छीन लिए गए। बलोचों पर बेरहमी से अत्याचार शुरू हो गया। इन्हीं अत्याचारों के खिलाफ एक प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर नवाब नौरोज खान उठ खड़े हुए। उन्होंने बलोचिस्तान की आजादी का ऐलान करते हुए गुरिल्ला वॉर के लिए 1000 फाइटर्स की एक सेना तैयार की। ये लड़ाके बलोचिस्तान की पहाड़ियों में जा बसे और वहीं से पाकिस्तान के खिलाफ आर्म्ड रेजिस्टेंस शुरू कर दिया। ये लोग छिप छिप कर पाकिस्तानी आर्मी पर हमला करते और फिर वापस पहाड़ियों में गायब हो जाते। इस लड़ाई में नवाब नौरोज खान ने अपने बेटे और भतीजों को भी शामिल किया था, ताकि लोकल यूथ को भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा सके। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार से अहमद यार खान की इमीडिएट रिहाई और 1 यूनिट स्कीम को खत्म करने की मांग की। उनका ये गुरिल्ला वॉर इतना असरदार था कि जल्दी ही पाकिस्तानी सेना के पांव उखड़ने लगे। उन्हें जान माल का भारी नुकसान होने लगा। मजबूर होकर पाकिस्तान सरकार ने नवाब नौरोज खान से बातचीत की पेशकश की और जो चाल प्रिंस अब्दुल करीम के साथ चली गई थी, पाकिस्तान ने यहाँ भी वही धोखेबाजी का रास्ता अपनाया। नवाब नौरोज खान से भी कुरान की कसम खाकर वादा किया गया कि अगर वो पहाड़ियों से उतरते हैं और बातचीत के लिए आते हैं तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। पाकिस्तानियों द्वारा बार बार कुरान की कसम खाने की वजह से वो अपने 150 साथियों के साथ नीचे उतर आए। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान ने वही पुराना धोखा दिया और उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। 1960 में नवाब नौरोज खान के बेटे और भतीजे समेत कईयों को पाकिस्तान से बगावत करने के जुर्म में फांसी दे दी गई और नवाब नौरोज खान को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। एक और धोखे से इस विद्रोह को तो दबा दिया गया, लेकिन बलोचों के दिल में आजादी की चिंगारी फिर भी नहीं बुझी। साल 1963 में एक और आर्म्ड अपराइजिंग शुरू हुआ। इस बार शेर मोहम्मद बिजरानी मर्री ने इस रेबेलियन की कमान संभाली। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से डिमांड की कि बलूचिस्तान से पाकिस्तानी ट्रूप्स को विड्रॉल किया जाए और 1 यूनिट स्कीम को खत्म किया जाए। यह आंदोलन करीब 7 सालों तक चलता रहा और तब जाके खत्म हुआ जब 1970 में जनरल याह्या खान ने 1 यूनिट स्कीम को खत्म करके बलूचिस्तान और पाकिस्तान की बाकी की तीनों प्रोविंसेस को फिर से प्रोविंसेस का दर्जा दे दिया। 1970 में ही पहली बार पाकिस्तान में डायरेक्ट जनरल इलेक्शन हुए। पाकिस्तान में मर्जर के बाद बलोच लोगों को पहली बार नेशनल इलेक्शन और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में वोट करने का मौका मिला था। इसलिए बलोच लोगों ने दोनों ही चुनावों में लोकल पार्टीज NAP और JUI को जबरदस्त समर्थन दिया और जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP को बड़े पैमाने पर नकार दिया। इधर नेशनल इलेक्शंस में भी ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग को शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से जीत मिली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस हार से बौखलाए जुल्फिकार अली भुट्टो पावर ट्रांसफर को तैयार नहीं हुए और इसी के चलते ईस्ट पाकिस्तान में आजादी की मांग जोर पकड़ने लगी, जो बाद में 1971 के युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण में बदल गई। ईस्ट पाकिस्तान के अलग हो जाने से पाकिस्तान का पुराना संविधान रद्द हो गया और एक नया संविधान बनाने की जरूरत पड़ी। इस प्रक्रिया में बलूचिस्तान की जो NAP और JUI जैसी पार्टियां थी, उनकी अहम भूमिका होने वाली थी। इसलिए 1948 के मर्जर के पूरे 25 साल बाद बलोच लोगों को उनके ही प्रोविंस में सरकार बनाने का पहली बार मौका दिया गया और NAP पार्टी के नेता अताउल्ला मेंगल को बलूचिस्तान का पहला इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बनाया गया। बलोच समुदाय को लगा कि अब उनके अधिकार
अधिकार और पहचान को मान्यता मिल गई है, लेकिन असल में ये पाकिस्तान सरकार की एक बड़ी पॉलिटिकल चाल थी। 1973 में जैसे ही नया संविधान लागू हुआ, जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने तुरंत फरवरी 1973 में बलूचिस्तान की सरकार पर फॉरेन पावर्स के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी करने का आरोप लगाते हुए उसे डिसमिस कर दिया। इसके साथ ही बलोचों की NAP पार्टी को बैन कर दिया गया। इस फैसले से पूरे बलूचिस्तान के लोग गुस्से से भर गए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। जुल्फिकार अली भुट्टो ने प्रोटेस्ट को दबाने के लिए पूरे बलूचिस्तान में आर्मी डिप्लॉयमेंट कर दी। 4 सालों तक पाकिस्तानी सेना और बलोचों के बीच खूनी लड़ाई चलती रही। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने 5500 बलोच लोगों की जान ले ली। वही बलोच गुरिल्लास ने भी करीब 3000 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस बार ये संघर्ष थमता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इसी बीच साल 1977 में जनरल जिया उल हक ने मिलिट्री कू करके सत्ता पर कब्जा कर लिया और पूरे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर दिया। बलूचिस्तान में स्थिति को संभालने के लिए उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल रहीमुद्दीन खान को वहां का गवर्नर बना दिया, जिन्होंने बलूचिस्तान में जारी मिलिट्री ऑपरेशन को बंद करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने बलोच लीडरशिप को आइसोलेट कर दिया और धीरे धीरे स्थिति पर कंट्रोल कर लिया, जिससे यहां अगले कई सालों तक कोई बड़ा विद्रोह नहीं हो सका। इसके बाद के सालों में बलूचिस्तान के कई इलाकों में कोल, कॉपर, गोल्ड और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज की बड़ी मात्रा में खोज हुई, लेकिन इन तमाम रिसोर्सेज पर पूरा कंट्रोल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का था, जिसने इनका इस्तेमाल केवल अपने फायदे के लिए किया। बदले में बलूचिस्तान के लोगों को कुछ भी हासिल नहीं हो सका और वो बेरोजगारी, गरीबी और एक्सप्लॉयटेशन में ही जीने को मजबूर रहे। साल 1990 में पाकिस्तान और चाइना के बीच एक मिलिट्री डील हुई और इसके 3 साल बाद चाइना ने पाकिस्तान को M9 और M11 जैसे एडवांस मिसाइल्स दिए और बदले में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के छगाई रीजन में मौजूद करीब 412 मिलियन टन के कॉपर और गोल्ड रिजर्व्स को 20 साल के लिए चाइना की कंपनी मेटलर्जिकल कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना यानी MCC को लीज पर दे दिया। MCC ने साल 2002 में वहां माइनिंग का काम शुरू कर दिया, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग इतनी ज्यादा बायस थी कि माइनिंग से होने वाले प्रॉफिट का 50% हिस्सा चाइना की MCC ने अपने पास रखा, 48% पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने लिया और इस पूरे प्रॉफिट का केवल 2% हिस्सा ही बलूचिस्तान को मिला। अपने ही रिसोर्सेज पर इतना कम हिस्सा मिलने से बलोच लोग काफी गुस्से में थे। उनके अंदर फिर से इंसर्जेंसी की आग भड़क उठी। अब इस बार आंदोलन ज्यादा संगठित था और इसके लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA नाम की एक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन सामने आई। BLA के फाइटर्स ओपनली हथियार उठाकर माइनिंग साइट्स, चाइनीज वर्कर्स और पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला करने लगे। इसके बावजूद पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन जारी रखा। जब भी पाकिस्तान चाइना से कोई लोन लेता या डील करता, उसके बदले में बलूचिस्तान के रिसोर्सेज गिरवी रख दिए जाते। इस दौरान बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान के एक भी लीडर को कॉन्फिडेंस में लिए बिना ही इसे भी चाइना को लीज पर दे दिया। ग्वादर पोर्ट अरेबियन सी से जुड़ी बलूचिस्तान की 770 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन पर बसा है। इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक है कि ये सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का सबसे आसान और शॉर्टेस्ट रूट बन जाता है। ग्वादर पोर्ट से कुछ ही दूरी पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो दुनिया के बिजिएस्ट ऑयल ट्रेड चोक पॉइंट्स में से एक है। पूरी दुनिया का करीब 20 से 25% ऑयल केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ये ऑयल सऊदी अरेबिया, UAE, ईरान और कतर से इंपोर्ट होकर जापान, चाइना, इंडिया, यूरोप और US तक एक्सपोर्ट होता है। इसलिए चाइना इस पोर्ट को इंटरनेशनल ट्रेड हब की तरह डेवलप करके इसके जरिए साउथ एशिया से लेकर सेंट्रल एशिया तक अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था। बलोच लोगों को पहले से ही अंदेशा था कि इस डील में उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। जब उन्होंने देखा कि उनके रिसोर्सेज उनकी आंखों के सामने बिक रहे हैं, तो बलोच लोगों का विद्रोह और भी तेज हो गया। इसके लिए साल 2003 में BLA ने एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF की शुरुआत की। इसके बाद BLA और BLF ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ गुरिल्ला वॉर छेड़ दी। उन्होंने बड़े पैमाने पर रेलवे लाइंस, पावर ग्रिड्स और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करके भारी नुकसान पहुंचा
गिराया। मई 2004 में BLF ने ग्वादर पोर्ट पर काम कर रहे 3 चाइनीज इंजीनियर्स को भी मार गिराया। ये रेवेलियन इतना बड़ा था कि कभी बलोचिस्तान के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर रहे नवाब अकबर खान बुख्ती भी अनएम्प्लॉयमेंट और लैंड लीज के मुद्दे को लेकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो गए थे। दिसंबर 2005 में बलोच इंसर्जेंट्स ने प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ की एक सभा पर रॉकेट से हमला कर दिया। इसके जवाब में परवेज मुशर्रफ ने फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया और अगस्त 2006 में नवाब अकबर खान बुख्ती समेत BLA और BLF के कई लड़ाकों को बेरहमी से मार दिया गया। अकबर बुख्ती की मौत ने पूरे बलोचिस्तान को झकझोर दिया था। साल दर साल बीतते गए और बलोचिस्तान के कई अहम इलाकों और रिसोर्सेज पर धीरे धीरे चाइना का कब्जा होता गया। साल 2015 में चाइना ने पाकिस्तान के साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC की शुरुआत की। करीब $60 बिलियन की लागत वाला ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाइना के काशगढ़ से बलोचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक 3000 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। इस प्रोजेक्ट के चलते चाइना और पाकिस्तान सड़कों, रेलवे लाइन और पाइपलाइन के जरिए एक दूसरे से जुड़ रहे थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट की कीमत सबसे ज्यादा बलोच लोगों को चुकानी पड़ी। इस कॉरिडोर को सफल बनाने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बलोच लोगों पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी। हजारों लोगों को उनके घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। सैकड़ों गांव जला दिए गए और यहाँ लोकल लोगों की एंट्री बैन कर दी गई। लोकल लोगों के छोटे मोटे रोजगार भी मिट्टी में मिला दिए गए और जो जॉब्स इस प्रोजेक्ट में निकली उनमें भी बलोच युवाओं को नहीं लिया गया। सारी नौकरियां चाइनीज वर्कर्स और पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस से लाए गए लोगों को दे दी गई। CPEC को स्मूथ चलाने के लिए पूरे इलाके को मिलिट्री जोन बना दिया गया। बलोचों पर किए जा रहे अत्याचार को छुपाने के लिए पाकिस्तान ने लोकल और इंटरनेशनल मीडिया के बलोचिस्तान में घुसने पर भी रोक लगा दी। इसलिए एक तरफ जहां बलोच नेशनल मूवमेंट BNM जैसे पॉलिटिकल ग्रुप्स अवेयरनेस कैंपेन्स, प्रेस रिलीजेस और पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए दुनिया का ध्यान बलोचिस्तान में इस ह्यूमन राइट्स क्राइसिस की तरफ खींचने लगे, तो वहीं दूसरी ओर इंसर्जेंट ग्रुप BLA पाकिस्तान और चाइना की ज्यादतियों का हथियारों से सामना करता रहा। अगस्त 2018 में BLA ने दलबंदिन एरिया में कई चाइनीज इंजीनियर्स की हत्या कर दी और फिर नवंबर 2018 में कराची के हाई सिक्योरिटी चाइनीज कॉन्सुलेट पर हमला करके साफ कर दिया कि अब बलोचिस्तान अपने हक के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इन दोनों हमलों के बाद BLA के एक्स चीफ असलम बलोच ने एक वीडियो जारी करके चाइना को सीधी धमकी देते हुए कहा कि या तो बलोचिस्तान छोड़ दो या फिर बलोच लोगों के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहो। बलोचिस्तान में एक्टिव अलग अलग इंसर्जेंट ग्रुप समझ गए हैं कि अगर उन्हें आजादी चाहिए तो एकजुट होना होगा। इसी के चलते छोटे छोटे ग्रुप्स को एक साथ लाने की कोशिश की गई और 2018 में बलूच राजी अजोई संगर BRAS और फिर 2022 में बलूच नेशनलिस्ट आर्मी BNA का गठन हुआ। बलोचों के इन संगठनों के यूनाइट होने के बाद से बलोचिस्तान में फ्रीडम मूवमेंट को जबरदस्त रफ्तार मिली है। अब तक BLA, BLF और BNA ने मिलकर सैकड़ों बार चाइनीज प्रोजेक्ट्स और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। दर्जनों चाइनीज सिटीजन्स, इंजीनियर्स और वर्कर्स मारे जा चुके हैं। चाइना को कई प्रोजेक्ट्स रोकने पड़े हैं और कई की स्पीड ड्रास्टिकली स्लो हो गई है। बलोचिस्तान के ये रेबल ग्रुप्स पाकिस्तानी आर्मी से इस इंटेंसिटी के साथ लड़ रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे दो देशों की सेनाएं लड़ रही हो। पिछले कुछ सालों से बलोच फाइटर्स ने पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों से आने वाले लोगों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। नवंबर 2024 में BLA ने क्वेटा रेलवे स्टेशन पर धमाका करके 30 लोगों की जान ले ली और 11 मार्च 2025 को क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को हथियारों के बल पर हाईजैक कर लिया। इन घटनाओं के बाद से बलोचिस्तान में सिक्योरिटी कई गुना बढ़ा दी गई, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान बलोच फ्रीडम मूवमेंट को रोकने में नाकाम रहा है। अब हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि बलोचिस्तान पाकिस्तान से नियर फ्यूचर में टूटता नजर आ रहा है। पाकिस्तान इन हालात से 1971 में भी गुजर चुका है, जब ईस्ट पाकिस्तान ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। 1970 में जैसे ईस्ट पाकिस्तान के लीडर्स को साइलेंस किया गया, आज वही चीज बलोचिस्तान में दोहराई जा रही है। जैसे तब फंडिंग रोकी गई थी, आज बलोचिस्तान में भी वही हाल है और पाकिस्तान का सबसे रिसोर्सफुल प्रोविंस होने के बाद भी बलोचिस्तान उसका सबसे पिछड़ा हुआ प्रांत बना हुआ है। हाल यह है कि बलोचिस्तान की 70% पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी जी रही है। 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान जैसे ईस्ट पाकिस्तान में नेताओं और लोगों की बेरहमी से हत्याएं हुई थी, ऐसे ही बलोचिस्तान में से हजारों लोगों को गायब कर दिया गया है। इसलिए 1971 में जैसे अपनी मनमानी और तानाशाही के चलते पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान को खोया था, वैसे ही वो बलोचिस्तान को भी खोने की कगार पर आ चुका है।
हाल ही में बलोच लीडर मीर यार बलोच ने पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस की घोषणा करते हुए ऐलान किया है, वी आर नॉट पाकिस्तानी, वी आर बलोचिस्तानी। उन्होंने भारत से समर्थन मांगा और न्यू दिल्ली में एक बलोच एम्बेसी खोलने की भी मांग रखी। इस तरह बलोच लोग पाकिस्तान को हर तरफ से घेर रहे हैं। जहां डिप्लोमेटिक लड़ाई जारी है तो वहीं बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के खिलाफ एक जोरदार युद्ध लड़ रही है। ऑपरेशन हिरोफ 2.0 के तहत हाल फिलहाल में ही पाकिस्तान की 58 मिलिट्री पोस्ट और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 78 से ज्यादा हमले किए जा चुके हैं। अब बलोचिस्तान की लड़ाई केवल एक राज्य के अधिकार की नहीं बल्कि एक नेशन बनने की लड़ाई बन चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि बलोच लोग दशकों के संघर्ष के बाद कब तक अपनी आजादी ले पाते हैं और खुद का एक अलग देश बना पाते हैं।